हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के तहत खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। खाद्य सुरक्षा क्या है, इस बात को समझने के पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल खाद्य सुरक्षा आज के समय में कितना बेहद महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। आज हमें आजादी प्राप्त किए हुए करीब 7 दशक से अधिक समय हो चुके हैं। बावजूद हमें समय समय पर ऐसे आंकड़े देखने को या सुनने को मिलता है कि देश में करीब करीब 1/4 लोग ऐसे निवास कर रहे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी भूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस चीज को हम लोग आगे बढ़कर समझें, इसे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि खाद्य सुरक्षा को हमने पहले नजर में 2 भागों में बांटे हैं। पहला NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसे हम लोग समझेंगे कि दरअसल क्या है ये 2013 का एक्ट, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात कही गई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आगे है OWS यानी अदर वेलफेयर स्कीम्स के तौर पर बात की गई है। अब OWS को हमने 3 पार्ट में बांटे हैं। एक है TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हिंदी में लक्षित जन वितरण प्रणाली के नाम से हम सभी जानते हैं। यह 1997 में इस रूप में आया। आगे है मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना के तहत, और फिर हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र की। यह हमारे देश में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग खाद्य सुरक्षा पर अपनी बात को और आगे बढ़ाएं। हम लोग इस बात को समझ लें कि खाद्य सुरक्षा का जब अध्ययन करते हैं तो हमें खाद्य और सुरक्षा को पहले पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि दरअसल क्या है खाद्य और सुरक्षा। जब किसी व्यक्ति को उनके कार्य के अनुरूप या कार्यशैली के अनुरूप पर्याप्त कैलोरी युक्त भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाते हैं, या उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है, या उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो यही अवस्था खाद्य संकट कहलाता है। फिर से सामान्य शब्दों में, जब किसी व्यक्ति को उनकी कार्य क्षेत्र या क्षमता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में कैलोरी युक्त अनुकूल भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है या उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो यही स्थिति खाद्य संकट कहलाती है। खाद्य संकट मुख्यतः 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है कि उत्पादन बेहतर है लेकिन आम लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है, यानी बाजार तक पहुंच नहीं है। पहला हमने क्या कहा, उत्पादन अच्छा है लेकिन उस अन्न का बाजार तक पहुंच नहीं है। दूसरा, बाजार उपभोक्ताओं की पहुंच बाजार तक है लेकिन अन्न की अनुपलब्धता है, यानी कि अन्न उपलब्ध नहीं है। और तीसरा है कि अन्न का भी उत्पादन है, उपभोक्ताओं की भी अपनी आवश्यकता है, लेकिन इसका बेहतर समन्वय नहीं है। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, खाद्य और सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है खाद्यान्न का उत्पादन है लेकिन उपभोक्ताओं तक उसकी पहुंच नहीं है, अर्थात बाजार तक पहुंच नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि उपभोक्ताओं की अपनी आवश्यकता है, वह बाजार में मौजूद है, वह क्रय शक्ति क्षमता के अनुरूप तैयार है या अपनी जरूरतों के मुताबिक, लेकिन पर्याप्त उत्पादन नहीं है। और तीसरी स्थिति होती है कि एक और उत्पादन भी है, दूसरी ओर उपभोक्ता भी है, लेकिन बाजार का बेहतर समन्वय नहीं हो पाने के कारण यह अवस्था फिर से बिगड़ जाती है। तो खाद्य और सुरक्षा के संदर्भ में यह 3 बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हम एक नए सिरे से विकल्प की तलाश करते हैं, और उन विकल्पों की तलाश के संदर्भ में हम अलग अलग संदर्भ में बात भी करते हैं। आज हम बात करें सबसे पहले कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की,
तो सबसे पहले जहन में या मन में, हमारे मन में सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि आवश्यकता क्यों? सरकार को करीब आजादी के इतने समय के बाद भी देश में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या भारत के लोग करीब 7 दशक पूरा करने के क्रम में भी क्या अपने लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, या उन्हें अपने लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है? तो जवाब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत में खाद्यान्न की उपलब्धता निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में है, और कहीं न कहीं इतनी मात्रा में है कि हम निश्चित रूप से बड़े मात्रा में भंडारण भी करते हैं, इसका निर्यात भी करते हैं। बावजूद बेहतर प्रबंधन व समन्वय के अभाव में आज भी हमारे देश के करीब करीब 1/4 आबादी इस संकट से लगातार जूझ रही है। और सरकार के द्वारा लाया गया यह प्रयास, यानी यह कहें कि योजना 2013 इन्हीं आवश्यकताओं या इन्हीं समस्याओं को कम करने की दिशा में एक पहल कही जा सकती है, जो निश्चित रूप से एक प्रकार से प्रशंसनीय पहल है। यह अलग बात है कि इसका लाभ मौजूदा समय में कितने लोगों को मिल पा रहा है या कितने लोग इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। हमें इस बात को समझना है कि दरअसल NFSA के तहत क्या कुछ देश के लोगों को एक लाभार्थी के रूप में उन्हें क्या कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि सरकार की यह योजना देश में एक प्रकार से वेलफेयर स्टेट के स्कीम्स को डेवलप करना है, और इस तरह से राज्य की जो अपने आप में एक दायित्व बनता है, जो इस तरह की स्कीम लाभार्थियों की पहचान करने का, उन पहचान के उपरांत उन्हें निश्चित रूप से खाद्य और उपभोक्ता आधारित राज्य कल्याणकारी व्यवस्था में शामिल करना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 75% जनसंख्या को कवर करने पर जोर दिया गया है, वहीं शहरी क्षेत्र के करीब करीब 50%, और अगर इसको एक साथ मिलाकर देखें तो कुल जनसंख्या का करीब 67%, कुल जनसंख्या का करीब 67% आबादी को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम लोग देखें तो प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज की व्यवस्था है, और प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज के अतिरिक्त एक परिवार को 35 केजी अनाज की भी व्यवस्था की गई है, और 35 केजी अनाज की व्यवस्था लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत है। और यहाँ पर अगर देखें तो प्रति व्यक्ति जो 5 केजी अनाज की व्यवस्था है, इसमें मोटे अनाज 1 रुपये, गेहूं 2 रुपये और चावल 3 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहतर प्रयास इसे समझा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मध्याह्न भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को उपलब्ध कराया जाना सरकार के द्वारा बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, निश्चित रूप से एक प्रकार से सराहनीय कदम है, और यह खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे सामान्य या गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो घर में पर्याप्त पोषक तत्व युक्त भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्कूल में अथवा प्राथमिक विद्यालयों में वह जब जाते हैं या जाने के बाद उन्हें पोषक तत्व युक्त भोजन उपलब्ध होते हैं। यह अलग बात है कि कई जगह हम लोगों को यह भी सुनने या देखने को मिलता है कि इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस स्कीम्स की जो आम लोगों के लिए है, जो जनता के लिए है, जो भारत के लोगों के लिए है, जो भारत के बच्चों के लिए है, जो भारत के आने वाले अन्य कह सकते हैं कि भविष्य के हित में है। तो इस तरह से जो है देश में मतलब मध्याह्न भोजन के माध्यम से भी बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया है। अब अगर हम बात करें आंगनबाड़ी के संदर्भ में, तो आंगनबाड़ी के संदर्भ में जो छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के अतिरिक्त जो है वैसी निर्धन या गरीब महिला जो अपने यहाँ पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें पोषक युक्त यानी कि गर्भवती महिला, उन्हें पोषक युक्त भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है, जो निश्चित रूप से इसके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से वरदान साबित हो रही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इसमें जो है 6,000 रुपये इसमें अनुदान के रूप में भी शामिल है। आंगनबाड़ी में जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान भोजन भी प्राप्त करती है, और इसके अलावा जो है 6,000 रुपये का अनुदान भी प्राप्त करती है, ताकि अपनी अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को भी वो पूरा कर सके।
तो एक प्रकार से जब हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की ओर, और दूसरी ओर हम चर्चा कर रहे हैं मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी का। और अगर टीपीडीएस की बात करें तो हमने एक संक्षिप्त चर्चा इस पर भी लिया, यानी लक्षित जन वितरण प्रणाली के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ समाजवादी गांधीवादी मूल्यों पर, समाजवादी सिद्धांतों पर राष्ट्र का संचालन भी है, और यहाँ अंतिम व्यक्ति का नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण है। लक्षित जन वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस इसी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा कही जा सकती है। आगे हम लोग अगर इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ें तो अधिनियम के समक्ष चुनौतियां, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के क्रियान्वयन के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हमारे बीच है। अब इन चुनौतियों में क्या है? सबसे पहली चुनौती है कि उचित लाभार्थी की पहचान करना। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हमारे समाज में जैसे टीपीडीएस योजना जैसे कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, लक्षित जन वितरण प्रणाली स्कीम्स जो चलाए जा रहे हैं, आप देखते होंगे कि हमारे आसपास के समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से, यानी क्यों कहें कि उसके पास पर्याप्त सब साधन है, लेकिन वह फिर भी इसका उपभोग करना चाहते हैं, फिर भी इसे पाना चाहते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य सरकारों की जो ये जिम्मेदारी है वो उचित लाभार्थी की पहचान सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावे हमें इस बात को भी देखने को मिलता है कि कई जगह इस तरह का होता है कि मध्याह्न भोजन स्कीम्स के तहत कई सारी समस्याएं ऐसी होती है जो व्यवहारिक रूप में हमारे लिए बहुत ही परेशानी भरा होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आंगनबाड़ी के संदर्भ में भी हमें कई सारी चुनौतियां हमें देखने को मिलता है। हम आप अपने आसपास इस तरह की चुनौतियों को देख रहे होते हैं। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में बहुत सारी बातों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन चुनौतियों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को इसकी जागरूकता की भी कमी है, लोगों को इसको पाने की उचित प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा उचित व्यक्ति की चयन अथवा उसकी पहचान के भी आज भी भूल कई स्तरों पर देखे जाते हैं। इसके अलावे इसको क्रियान्वयन में कई स्तरों पर रिसाव संबंधी समस्या है, खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता संबंधी समस्या है। ये सब वो समस्या है जो निश्चित रूप से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बेहतर क्रियान्वयन पर सवाल उठाता है या प्रश्न उठाता है। इसलिए हम निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा भारत जैसे विकासशील देश में जहां जनसंख्या एक बड़े स्तर पर है, वहां निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की यह योजना निश्चित रूप से प्रशंसनीय भी है, लेकिन इन सब के बावजूद इसके बेहतर क्रियान्वयन और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर हमें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तभी यह एक सफल कार्यक्रम रहेगा और निश्चित रूप से लाभदायक भी रहेगा। आज हम लोग कक्षा में इतना ही, और फिर हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगातार अपना अध्ययन जारी रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।